हेलो बच्चों, आइए मैं अनिरुद्ध कुमार शुक्ला। और बच्चों आज हम लोग जो पढ़ने चल रहे हैं, हम लोग आज डिस्कस करेंगे लेक्चर आई थिंक जो है ये 7 होगा, लेक्चर 7 होगा। और इस लेक्चर में हम लोग पहले तो ये जान लीजिए किस क्लास के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। ये है फॉर क्लास 11th स्टैंडर्ड, ओके। और इस स्टैंडर्ड में हम लोग पहला चैप्टर केमिस्ट्री, फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। और इस चैप्टर में हमने 6 लेक्चर को डिस्कस किया। आज हम 7th लेक्चर को डिस्कस करेंगे। और 7th लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं लॉज ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो आई थिंक मैं बताना चाह रहा हूँ लेक्चर 6 में हमने डिस्कस किया था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो मैं बताया था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 5 लॉज हैं। 5 लॉज आपको खूब अच्छे से लिखवाया गया, खूब अच्छे से समझा दिया गया। तो हम लोग टाइम वेस्ट उस पर अब नहीं करेंगे। हम इसके बाद उसी लेक्चर में लेक्चर 6 में ही हमने डिस्कस किया था बच्चों की जो है 5 लॉज में फर्स्ट लॉज को डिस्कस किया जिसका नाम था लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, खूब अच्छे से डिस्कस किया। आज हम उसी का जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है उसी का सेकंड जो लॉज है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसका सेकंड लॉज है लॉज ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ डेफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है, खूब अच्छे से आप लोग देखिएगा। दिया है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये क्या होता है, तो देखिए पहले तो ये समझिए कि इस लॉ को दिया किसने। जैसे कि बच्चों की मैंने अभी पहले पढ़ा, हमने अभी कल के वीडियो में, एक दिन पहले के वीडियो में लेक्चर 6 में हमने खूब अच्छे से डिस्कस किया था। लेक्चर 6 में मैंने फर्स्ट लॉ को पढ़ा था लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसको किसने दिया था, उसको बताया गया था दिस लॉ वाज पुट फॉरवर्ड बाई एंटोइन लेवोशियर इन 1785। ठीक है, तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को दिया किस साइंटिस्ट ने, एंटोइन लेवोशियर साहब ने। वैसे ही लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को किसने दिया या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को किसने दिया, दोनों एक ही चीज है। तो लॉ ऑफ डेफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन को दिया था साइंटिस्ट प्राउस्ट ने। किसने दिया था बच्चों, प्राउस्ट ने। तो आप लिखेंगे दिस लॉ वाज गिवन बाय प्राउस्ट। इट मींस लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को किसने प्रोवाइड किया, साइंटिस्ट प्राउस्ट ने। सो आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं कि दिस लॉ वाज गिवन बाय प्राउस्ट। अब हम डेफिनेशन नोट करेंगे यहां से, ये डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन, एक कोई केमिकल कंपाउंड हमेशा कंटेन करता है सेम एलिमेंट दियर प्रोपोर्शन बाय मास इज ऑलवेज डेफिनिट एंड कांस्टेंट। इसका मतलब हुआ, कह रहा है कि किसी केमिकल कंपाउंड, कोई भी केमिकल कंपाउंड हमेशा कंटेन करता है, कंपाउंड के अंदर में जो एलिमेंट होंगे, ठीक है, सेम एलिमेंट दियर प्रोपोर्शन, और उनका जो आप रेशियो आप करेंगे। जैसे अभी हम लोग एग्जांपल देखते हैं, पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इस लॉ को पुट फॉरवर्ड किया साइंटिस्ट प्राउस्ट ने। डेफिनेशन है अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट्स दियर प्रोपोर्शन बाय मास इज ऑलवेज डेफिनिट। डेफिनिट मींस फिक्स एंड कांस्टेंट, फिक्स हमेशा होना चाहिए, ठीक है, निश्चित होना चाहिए, बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब मैं एग्जांपल से आपको ज्यादा बढ़िया समझाऊंगा। जैसे कह रहा है रेशियो ऑफ HO बाई रेशियो ऑफ H रेशियो O। रेशियो कह रहा है बेटा कि रेशियो में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो बताना है। रेशियो ऑफ हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन बाई मास इन H2O। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। मोल आप चाहे जितना बढ़ा लीजिए, बात समझिए, H2O का मोल चाहे जितना हो जाए, चाहे 2H2O, चाहे 3H2O, चाहे 5H2O, चाहे 10H2O, चाहे 20H2O, चाहे 100H2O, चाहे जितना H2O हो, ठीक है। तो H2O जो 1H2O में दोनों एलिमेंट का रेशियो का मास होगा, वहीं आप इनका चाहे जितना मोल बढ़ा देंगे वही मास सारे H2O का रेशियो का होगा। फिर समझिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ H2O का कितना मोल है, पहले आप देखिए 1 मोल है। मोल कैसे पहचानोगे, जैसे वाटर है तो वाटर के पहले जो कोई नंबर आ जाए वही मोल रिप्रेजेंट करता है।
तो वाटर के पहले बेटा 1 है, इसका मतलब वाटर 1 मोल है। अगर यहाँ 2 होता तो 2 मोल होता। आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर 1 मोल वाटर में जो दोनों एलिमेंट दिख रहे हैं, इन दोनों एलिमेंट का जो रेशियो होगा, बात समझिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वाटर में दोनों एलिमेंट 1 मोल के वाटर में, वाटर के 1 मोल लीजिए, किसी चीज का आप पहले 1 मोल चेक किया करिए, ठीक है, तब अदर में देखिए। तो ऐसे वाटर का हमने 1 मोल टेकअप किया। वाटर के 1 मोल में दोनों एलिमेंट के मास का जो रेशियो है, वहीं वाटर का चाहे जितना मोल ले लीजिए, उन दोनों एलिमेंट का मास का रेशियो हमेशा सेम होगा। यही कहलाता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके, तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे बेटा कह रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O में वाटर के 1 मोल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है उनके मास का, ठीक है, वो हमेशा 1:8 हमेशा वाटर का होगा, वो चाहे जितना मोल हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए भाई, वाटर है तो एक वाटर का मास 1, तो H2O है, H2O में 2 एलिमेंट हैं, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का मास होगा 2 प्लस 1 ऑक्सीजन का मास होगा 16, ठीक है। तो यहाँ पे समझना है, ये हाइड्रोजन का मास है, H2 का मतलब समझिए 1 हाइड्रोजन का मास बेटा 1 है, 1 ऑक्सीजन का मास 16 है, लेकिन यहाँ H2 में कितना H है, 2 H है, तो इसका मतलब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा। इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो यहाँ भी रेशियो आप कर दीजिए। तो रेशियो कर देंगे तो हो जाएगा 2:16, तो 2 से कैंसिल करिए, 1 2 1 1 2 8 16, तो हो जाएगा 1:8। आपको समझ में आ गया होगा जो मैं बता रहा था। तो जैसे 1, पहले देखिए वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो बताना है, तो आप एक साइड हाइड्रोजन एक साइड ऑक्सीजन नोट किए। 1 हाइड्रोजन का मास 1 है, लेकिन यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो इंटू 2 कर दो, रेशियो है तो रेशियो लगाओ। 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16। अब देखिए 2 1 जा 2 रेशियो 16 हुआ, अब 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए, तो हो जाएगा 2 1 जा 1 2 8 जा 16, तो होगा 1:8। हुआ कि नहीं हुआ। वैसे हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं बेटा, जैसे कि एग्जाम्पल है C:O, कार्बन रेशियो ऑक्सीजन। कार्बन रेशियो ऑक्सीजन किस कंपाउंड में बताना है, जिसका नाम है CO2। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड में CO का रेशियो बताना है, तो चलिए ठीक है, एक साइड नोट कर लो कार्बन और एक साइड नोट कर लो ऑक्सीजन। तो 1 कार्बन का मास बेटा कितना होता है, 12 होता है, रेशियो करो। 1 ऑक्सीजन का मास कितना है, 16 करो, लेकिन ऑक्सीजन देखिए 2 है, O2 मतलब 2 टाइम्स है, तो यहाँ 16 × 2 कर दो, तो हो जाएगा 12:32। सिंप्लीफाई कर देंगे तो हो जाएगा 3:8, ठीक है। तो ये इसी चीज को सही से बताता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को आप जल्दी से पॉज करें, इसके बाद हम लोग चलते हैं 3rd लॉ पर। ये 2nd लॉ हो गया, इसके बाद हम 3rd लॉ पे चलेंगे। आप वीडियो को जल्दी पॉज करें। ओके बच्चों, तो वीडियो को आपने पॉज कर लिया। अब हम आगे 2nd लॉ पे मैंने नोट कर लिया है, जिससे हमारा टाइम बचे, इसलिए बच्चों मैंने 2nd लॉ को नोट किया। मैं आपको बहुत अच्छे से इसको समझाऊंगा, 2nd लॉ को अंडरस्टैंड कराऊंगा। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जो है 3rd लॉ, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो 3rd लॉ है, उसको आपको अच्छे से क्लेरिफाई हो जाएगा इसका मतलब क्या होता है। जैसे अब हम लोग एक काम करते हैं, हमने जैसे कि मैं आपको बताया बच्चों कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में मेनली 5 लॉज हैं। 5 लॉज में जैसे कि मैंने सबसे पहला लॉ पढ़ा जिसका नाम था लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड जो आपने अभी आपने डिस्कस किया, लॉ ऑफ डेफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब हम लोग बेटा 3rd लॉ पे चल रहे हैं, जिसका नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। 3rd लॉ का नाम क्या है बेटा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस।
और जैसे कि हमने अभी पहले पढ़ा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को किसने दिया, एंटोइन लेवोशियर ने दिया। दूसरा हमने पढ़ा लॉ ऑफ डेफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन को किस साइंटिस्ट ने दिया, तो उसको दिया साइंटिस्ट जोसेफ प्राउस्ट ने। अब हम लोग थर्ड डिस्कस करने चल रहे हैं। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इसको किसने दिया, इस लॉ को किसने दिया, तो आप लिखेंगे दिस लॉ वाज पुट फॉरवर्ड बाय जॉन डाल्टन। ठीक है, इसको आप ऐसे नोट कर सकते हैं, दिस लॉ वाज पुट फॉरवर्ड बाय साइंटिस्ट जॉन डाल्टन, या आप ऐसे सिंपल वर्ड में लिख सकते हो दिस लॉ वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को किस साइंटिस्ट ने आपको प्रोवाइड, हम लोगों को प्रोवाइड कराया। कहने का सेंस ये हुआ कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को किस साइंटिस्ट ने दिया, तो साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने दिया। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो दिस लॉ वाज पुट फॉरवर्ड बाय साइंटिस्ट जॉन डाल्टन, चाहे ऐसे लिखिए दिस लॉ वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन साहब ने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को दिया और उन्होंने बताया क्या, उन्होंने बताया कि, अच्छे से देखिएगा, उन्होंने बताया कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, कितना बढ़िया उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं, या ऐसे लिखिए व्हेन टू एलिमेंट्स, जब दो एलिमेंट्स कंबाइन आपस में कंबाइन होकर टू फॉर्म करते हैं, बनाते हैं दो या दो से अधिक कंपाउंड को। ओके, तो मैं एक बार पहले इंग्लिश में पढ़ लूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो थर्ड लॉ आप पढ़ रहे हो बेटा, थर्ड लॉ का नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को किसने प्रोवाइड किया, किसने दिया, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को दिया साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट जॉन डाल्टन, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, then the different masses of one element which combine with the same mass of other element are in simple ratio or of whole number. I repeat again about the law of multiple proportion. मल्टीपल प्रोपोर्शन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हेडिंग नोट करिएगा, उसके आगे नोट करिएगा दिस लॉ वाज गिवन बाय scientist John Dalton. According to scientist John Dalton, when two elements combine to form two or more compounds, then the different masses of one element which combine with the same mass of the other element are in simple ratio of whole number. Okay? तो आप जल्दी से इसको पहले डेफिनेशन को नोट करो और इस डेफिनेशन को मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दूंगा मैं, ठीक है, लेकिन आप पहले डेफिनेशन को नोट कर लो। ठीक है, लेकिन अगर लिखने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना भी चाह रहा हूं, देख लीजिए, इसका मतलब थोड़ा समझ लीजिए डेफिनेशन का। व्हेन टू एलिमेंट, जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो वह दो या दो से अधिक कंपाउंड को फॉर्म कर सकते हैं। देन द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, जब दो कंपाउंड होंगे तो दोनों कंपाउंड, सॉरी, ये कह रहा है बेटा कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने हमको बताया कि जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके वह दो या दो से अधिक कंपाउंड को बना सकते हैं। आगे उन्होंने बताया कि वह दोनों एलिमेंट जो कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, वह दोनों एलिमेंट का जो मास होगा वह एक दूसरे से डिफरेंट होगा। ठीक है, आगे कह रहा है which combine with the same mass of other element are in simple ratio of whole number। ठीक है, एक चीज यहां ध्यान देना है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट कह रहा है कि when two elements combine to form two or more compound, जब दो या दो से अधिक, सॉरी, जब दो एलिमेंट या दो से अधिक एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो वो जो प्रोडक्ट बनाएंगे वह प्रोडक्ट दो या दो से अधिक हो सकते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि व्हेन टू एलिमेंट, जब कोई दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करता है तो वो फॉर्म कर सकता है दो या दो से अधिक कंपाउंड को। आगे, देन द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, ठीक है, कह रहा है कि उन दोनों कंपाउंड में डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट का डिफरेंट मास होगा। ऐसे ही समझिए बेटा, जब कोई दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करेगा तो फॉर्म करेगा कंपाउंड को, वह कंपाउंड दो या दो से अधिक हो सकता है। फिर कह रहा है कि जो दोनों एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाते हैं वह दोनों एलिमेंट का मास डिफरेंट होगा।
भाई अलग अलग एलिमेंट होंगे तो मास डिफरेंट होगा। अगली नेक्स्ट चीज ये है कि कह रहा है कि दोनों एलिमेंट का मास तो डिफरेंस होगा, लेकिन उसी में से किसी एक एलिमेंट का मास, कह रहा है कि देन द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, दोनों में से दो एलिमेंट होंगे तो दोनों का मास डिफरेंट होगा, लेकिन उन्हीं में से किसी एक एलिमेंट का मास विच कंबाइन विद सेम मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन सिंपल रेशियो ऑफ होल नंबर। तो इसका मतलब मैं आपको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से मैं एग्जांपल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं, इसलिए स्टूडेंट्स मैं सोच रहा हूं कि आप जल्दी से पहले डेफिनेशन को पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से समझा दूंगा, इसलिए आप जल्दी से इतना नोट कर लो। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। मैं चल रहा हूँ, थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझा दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं बेटा। एग्जाम्पल दिया है, अच्छे से देखिएगा। एग्जाम्पल दिया है, सपोज करिए, हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल में क्या बताया जा रहा है, अच्छे सुनिए। सपोज करिए बेटा कि हमारे पास दो एलिमेंट हैं जो कंपाउंड बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड, जब कभी दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो दो या दो से अधिक कंपाउंड को फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन एक एलिमेंट है बेटा, एक एलिमेंट ऑक्सीजन है। यहां पे देखिएगा, एक एलिमेंट कार्बन है और एक एलिमेंट ऑक्सीजन है, ठीक है। दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके दो या दो से अधिक कंपाउंड को बना सकते हैं। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक बार CO बना सकता है और एक बार CO2 बना सकता है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO भी बना सकता है, CO2 भी बना सकता है। तो दो टाइप का कंपाउंड बना। अब इसी में कह रहा है कि दोनों में से किसी एक एलिमेंट का मास, दोनों में से किसी एक एलिमेंट का मास, यहां समझना है, बहुत जरूरी है आपको। कह रहा है बेटा दोनों में से किसी एक एलिमेंट का मास दोनों कंपाउंड में सेम होगा। अच्छे समझिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं आपको। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि कोई भी दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके दो या दो से अधिक कंपाउंड को फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके CO एंड CO2 बना सकते हैं। दो कंपाउंड बना कि नहीं बना। अब यहां समझने की बात क्या है, किसके आगे उन्होंने बताया कि दोनों एलिमेंट में से किसी एक एलिमेंट का मास दोनों कंपाउंड में सेम होगा, ठीक है, और दूसरा एलिमेंट का मास, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और ये जो मास का रेशियो होगा दोनों एलिमेंट का, एक सिंपल होल नंबर होगा। क्या होगा, एक सिंपल होल नंबर होगा। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे देखिएगा बेटा, जैसे देखिएगा, मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। सपोज करिए बेटा कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक बार CO बना दिया और दूसरी बार कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बना दिया। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO बना रहा है और यही कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बना रहा है। समझिएगा। तो दोनों में देखिएगा, पहले वाले में बेटा एक कार्बन का मास कितना है, देखिएगा 12 ग्राम, और एक ऑक्सीजन का मास कितना है, 16 ग्राम, ठीक है। दूसरे में देखिए, इस कार्बन का मास बेटा 12 ग्राम और इस ऑक्सीजन का मास बेटा, एक ऑक्सीजन का 16 है और इंटू 2 है तो हो जाएगा 32 ग्राम। तो देखिए यही जो है, इसी चीज को साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने बहुत अच्छे से बताया। उन्होंने बताया कि जब हम दो एलिमेंट का आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो कंपाउंड दो या दो से अधिक फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO बनाया और यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बना दिया। और इस ऑक्सीजन को हम अकेला नहीं लिख सकते, इसको हम नेसेंट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, ठीक है। या आप इसे 1/2 O2 लिख सकते हो, तब भी ठीक है। आप इसे ऐसे भी नोट कर सकते हो बेटा, ये देखिए ऐसे, ऑक्सीजन को 1/2 O2 क्योंकि ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में, मॉलिक्यूल फॉर्म में होता है, तो अकेला ऑक्सीजन को हम नहीं नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम उसको मॉलिक्यूल फॉर्म में, एक ऑक्सीजन को, अब देखो 2 से 2 कैंसिल, एक ही ऑक्सीजन बचा कि नहीं बचा, तो इसको हम इस तरीके से नोट कर सकते हैं। और इसका मास कितना हो जाएगा बेटा, 16 ग्राम, एक ही ऑक्सीजन है वो, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने आपको बताया बेटा
कि दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके दो या दो से अधिक कंपाउंड फॉर्म करेंगे, जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO बनाया और यही कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बना दिया। लेकिन अंतर कह रहा है दोनों एलिमेंट में किसी एक एलिमेंट का मास दोनों में क्या होगा, सेम होगा, लेकिन दूसरे का क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, दूसरे का क्या होगा, डिफरेंट होगा, और एक सिंपल होल नंबर के बराबर होगा, और एक सिंपल होल नंबर के बराबर होगा। जैसे मैंने नोट किया है, नीचे देखिएगा ज्यादा समझ में आ जाएगा। नीचे दिया है कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म, ये एग्जांपल है। एग्जांपल आप लोग कॉपी में बेटा जरूर नोट करिएगा, बाद में इसको नोट कर लीजिएगा। देखिएगा, फॉर एग्जांपल में कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म CO एंड CO2। कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म CO एंड CO2। इन CO के केस में CO 12 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम कार्बन, CO के केस में देखो 12 ग्राम कार्बन कंबाइन विद 16 ग्राम ऑक्सीजन। बेटा कह रहा है CO के केस में 12 ग्राम कार्बन कंटेन करता है 16 ग्राम ऑक्सीजन को, और कंटेन करके बना देता है CO। ठीक है, हो गया। अच्छा, दूसरे केस में देखिए, इन केस ऑफ CO2 के केस में 12 ग्राम ऑक्सीजन कंटेन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। दूसरे केस में 12, इन केस ऑफ CO2 12 ग्राम कार्बन, ये C है बेटा, C मीन्स कार्बन, ये C मैंने सिंबल नोट किया है। 12 ग्राम कार्बन कंबाइन विद 32 ग्राम ऑक्सीजन, 12 ग्राम कार्बन कंबाइन विद 32 ग्राम ऑक्सीजन इन केस ऑफ CO2। ठीक है, thus the ratio of mass of oxygen which combined with 12 ग्राम कार्बन is, कह रहा है बेटा 10, इस प्रकार रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन, इस प्रकार अगर हम दोनों में से CO के केस में, मैं दोनों बात कर रहा हूं मैं, CO और CO एंड CO2 में दोनों में कार्बन का मास तो बराबर है भाई, 12 इसमें भी है 12 इसमें भी है, लेकिन दोनों में ऑक्सीजन का मास का रेशियो क्या है, डिफरेंट है। तो दोनों में ऑक्सीजन का मास का रेशियो, पहले में है 16 ग्राम रेशियो, दूसरे में कितना है 32 ग्राम रेशियो। सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 1:2। तो ये 1:2 ये एक सिंपल होल नंबर के बराबर है, और इसी को बताया, इसी को देखो बताया गया, thus the ratio of mass of oxygen which combined with 12 ग्राम कार्बन is 16:32, जो कि सिंप्लीफाई करने पे 1:2 होगा। इट इज अ सिंपल होल नंबर्स रेशियो, यह एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। इसी चीज को बहुत अच्छे तरीके से बताया, किसने बताया, साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने, और यह लॉ कहलाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। सो स्टूडेंट्स, आप वीडियो को जल्दी से पॉज करें, इसके बाद हम चलेंगे 4th लॉ पे। ओके बेटा, एक टॉपिक छूट रहा था, उसको मैं सोचा कि उसको मैं पढ़ा दूं, एक टॉपिक बच रहा था, वो पढ़ाना जो है बहुत ही आवश्यक है। और जैसे कि अभी आपने सबसे पहले पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो उसी का कुछ न कुछ जो है, कुछ न कुछ लिमिटेशन था। लॉ ऑफ कांस्टेंट, जैसे मैं पहले बताया, लॉज ऑफ कंजर्वेशन, भाई लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 5 लॉज थे। जो पहला आपने डिस्कस किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा आपने डिस्कस किया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को दिए थे साइंटिस्ट प्राउस्ट ने, और उन्होंने जो बताया उसमें कुछ कुछ ड्रैबैक आ गई, तो वो ड्रैबैक मैं आपको नहीं बता पाया। ठीक है, और ड्रैबैक को हम लिमिटेशन भी कहते हैं, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ इनकी ड्रैबैक जो सेकंड लॉ, जो लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन था, उसमें आप नोट कर लीजिएगा या आगे नोट कर लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये समझना है कि उनके प्राउस्ट साहब ने जो लॉ हमको प्रोवाइड किया, उनके लॉ में कुछ न कुछ लिमिटेशन थी, कुछ न कुछ ड्रैबैक थी। ठीक है, तो वो क्या ड्रैबैक और क्या लिमिटेशन थी वो हम चेक करते हैं। तो बेटा हेडिंग नोट कर लीजिएगा, लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। हेडिंग आप क्या नोट करेंगे, लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को किसने दिया था, साइंटिस्ट जोसेफ प्राउस्ट ने। ठीक है, किसने दिया था, साइंटिस्ट जोसेफ प्राउस्ट ने, और उनके लॉ में कुछ न कुछ ड्रॉबैक थी, कुछ न कुछ लिमिटेशन थी, वो हम चेक करेंगे। तो सबसे पहली जो लिमिटेशन थी वो क्या थी, द लॉ ऑफ द, यहाँ पे ये समझना है, द नहीं है बेटा, यहाँ दिस लॉ करिए, ज्यादा बेटर रहेगा। दिस लॉ,
यस, अब सही। चलिए देखते हैं फर्स्ट ड्रॉबैक, लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कुछ न कुछ लिमिटेशन थी। पहली क्या लिमिटेशन थी? फर्स्ट थी दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इफ द कंपाउंड्स इज फॉर्म्ड फ्रॉम डिफरेंट आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट्स। क्या बात है? तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ड्रॉबैक ये थी कि उन्होंने आइसोटॉप्स को केयर नहीं किया। प्राउस्ट साहब, जोसेफ प्राउस्ट साहब ने, जिन्होंने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को दिया, बताया, उन्होंने आइसोटॉप्स को केयर नहीं किया। आइसोटॉप्स अगर ना हो तब उनका लॉ सही है। साइंटिस्ट जोसेफ प्राउस्ट साहब का लॉ सही है, लेकिन यदि आइसोटॉप्स ना हो, आइसोटॉप्स हैं तो उनके लॉ में ड्रॉबैक आ जाती है। ठीक है, तो वैसे आपको हमको मालूम है आइसोटॉप्स होते हैं कुछ न कुछ एलिमेंट के। ठीक है, तो जैसे कार्बन के आइसोटॉप्स हैं, कार्बन के आइसोटॉप्स हैं, तो इनके लॉ में ड्रॉबैक आ गई। अगर आइसोटॉप्स ना होता तो ड्रॉबैक नहीं आती। ठीक है, जैसे कार्बन देखो, एक कार्बन का मास देखो, एक कार्बन का मास 12 होता है, एक कार्बन का मास 14 है। 6 कार्बन कितना है? 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 14। आइसोटॉप्स होता भी यही है। दोज एलिमेंट विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सॉरी आइसोटॉप्स होता है बेटा दोज एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। आइसोबार में इसी उल्टा होता है। दोज एलिमेंट विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट हैव सेम एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोबार। तो आइसोटॉप्स, आइसोबार आपको याद होना चाहिए। आइसोबार क्या है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। आइसोबार मीन्स दोज एलिमेंट विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर अलग अलग हो लेकिन मास सेम हो दोनों का, वो कहलाता है आइसोबार। आइसोटॉप्स क्या होता है? आइसोटॉप्स जो इसमें यूज हो रहा है, आइसोटॉप्स ज्यादा केयर करिए। आइसोटॉप्स मीन्स ऐसे एलिमेंट बेटा जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास डिफरेंट हो, तो वो कहलाता है आइसोटॉप्स। So then you can say about isotopes, those elements which have same atomic number but different atomic masses are called isotopes। यहाँ पर भी वही है भाई, देखिए दोनों कार्बन का एटॉमिक मास क्या, एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है। ये देखो एटॉमिक नंबर सेम है, 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 14। तो ये लॉ फ्लॉप हो जाता है कहाँ पे? आइसोटॉप्स के कंडीशन में। ठीक है, जैसे यहाँ पे मास 12 है, यहाँ पे मास 14 है, दोनों का रेशियो देखो डिफरेंट हो गया। एक जो है कांस्टेंट रेशियो नहीं आ रहा है। दोनों, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है। जब दोनों सेम हैं तो रेशियो भी सेम ही होना चाहिए, ये ध्यान देना है। ठीक है, लेकिन दोनों सेम हैं लेकिन रेशियो डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि आइसोटॉप्स के कंडीशन में रेशियो डिफरेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे साइंटिस्ट जोसेफ का जो रूल है वो फ्लॉप हो जाता है। ठीक है, जैसे जो रेशियो यहाँ पर आना चाहिए वही रेशियो यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन आइसोटॉप्स की कंडीशन में कार्बन का मास यहाँ 12 है, यहाँ मास 14 है, तो डिफरेंट हो गया मास। मास डिफरेंट हुआ तो ये फिक्स वैल्यू दोनों नहीं आएंगी। जब फिक्स नहीं आएंगी तो कांस्टेंट नहीं होगा। फिक्स को ही बोलते हैं जो कांस्टेंट वैल्यू हो, फिक्स वैल्यू। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का रेशियो सेम आ रहा है, O2 सेम आ रहा है, ऑक्सीजन का रेशियो सेम है, लेकिन कार्बन आइसोटॉप्स होने के कारण इनका रेशियो देखो डिफरेंट हो गया, 12 14 हो गया। तो इस प्रकार से ये ड्रॉबैक, पहली ड्रॉबैक आ जाती है। अब आगे है दिस इज नॉट अ कांस्टेंट रेशियो। ये दोनों कांस्टेंट रेशियो का मतलब दोनों वैल्यू अगर सेम होती, क्योंकि कार्बन यहाँ पर भी है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, कार्बन यहाँ पर, ऑक्सीजन यहाँ पर। डिफरेंट क्या है कि ऑक्सीजन का मास तो सेम है, लेकिन कार्बन आइसोटॉप्स होने के कारण यहाँ पे मास 12 है, यहाँ मास 14 है, जिसकी वजह से फिक्स वैल्यू दोनों को नहीं आ पा रही है, इसीलिए यह एक कांस्टेंट रेशियो नहीं है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट जोसेफ प्राउस्ट साहब ने जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिया, तो ये इसकी उनके लॉ में एक पहली जो है ड्रॉबैक हुई। ठीक है, सेकंड ड्रॉबैक क्या है? सेकंड है द एलिमेंट्स में कंबाइन इन द सेम रेशियो बट कंपाउंड्स में बी डिफरेंट। उन्होंने क्या बताया सेकंड में, क्या ड्रॉबैक आई इनके लॉ में? बराबर जोसेफ प्राउस्ट साहब ने जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को दिया, उनके लॉ में सेकंड ड्रॉबैक जो आई वो है द एलिमेंट्स में कंबाइन। एलिमेंट्स कंबाइन हो सकते हैं इन द सेम रेशियो में, बट कंपाउंड्स में बी डिफरेंट। लेकिन कंपाउंड क्या हो जा रहे थे? डिफरेंट कंपाउंड। उन्होंने बताया क्या? द एलिमेंट्स मतलब बताया नहीं, उनके लॉ में ड्रॉबैक आई, सॉरी बताया नहीं, बताया था तो उन्होंने जो रूल में बताया था, लेकिन उनके लॉ में ड्रॉबैक आई, कमियां आई। उन्होंने जो बताया उनके लॉ में कुछ न कुछ कमी आई, वो कमी हम लोग पढ़ रहे हैं।
वो लिमिटेशन हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को जो साइंटिस्ट प्राउस्ट ने दिया, उन्होंने जो दिया तो उनके लॉ में फर्स्ट ड्रॉबैक मैंने बताया, फर्स्ट लिमिटेशन बताया। अब हम लोग सेकेंड लिमिटेशन क्या है कि द एलिमेंट्स में कंबाइन इन द सेम रेशियो बट कंपाउंड में बी डिफरेंट। ठीक है, एलिमेंट सेम रेशियो में है लेकिन कंपाउंड डिफरेंट है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एथेनॉल है और एक ईथर ले लीजिए। ठीक है बेटा, ईथर का फार्मूला जिन बच्चों को नहीं आता वो लोग नोट कर लें, ROR, अच्छे से नोट करें। ROR मीन्स क्या हुआ बेटा, बीच, देखो बेटा बीच में और केवल ऑक्सीजन हो, दोनों साइड में एल्किल लगा दो। ये एल्किल चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, सेम हो या एल्किल दोनों डिफरेंट हो, बीच में ऑक्सीजन रहना कंपलसरी है। बीच में ऑक्सीजन, दोनों साइड एल्किल, एल्किल चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, ये ईथर कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों साइड एल्किल, बीच में ऑक्सीजन, तो ये ईथर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ईथर। ठीक है, तो एक कंपाउंड, हम दो कंपाउंड लेते हैं, एक कंपाउंड है एथेनॉल और एक कंपाउंड है ईथर। ठीक है, कंपाउंड दोनों अलग अलग हैं लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। कैसे सेम है, देखो C2H, यहाँ पे एक H, यहाँ ले लो 6H, तो C2H6O, देखो C2H6O इसका भी है, यहाँ पे देखो 2 C मिलके C2, H3H3 मिलके H6O, दोनों का फार्मूला सेम है। तो दोनों फार्मूला सेम है तो क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों, मतलब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी C2H6O है, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O है। ठीक है, तो आगे है एंड सेम रेशियो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो भी दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो यह भी ड्रॉबैक हो गई। उन्होंने बताया था कंपाउंड डिफरेंट है तो रेशियो भी डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन कंपाउंड डिफरेंट है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो रेशियो सेम है। तो ये दो प्रकार की ड्रॉबैक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से नोट करिए और वीडियो को पॉज करिए। मैं सोच रहा हूँ एक रूल आपको और बता देता हूँ, नेक्स्ट लॉ। ठीक है, आप इसको जल्दी से वीडियो को पॉज करें और नोट करें। ठीक है, चलिए बेटा, अब हम लोग काम करते हैं, तीसरे लॉ को डिस्कस करते हैं। हम लोग जो है 2 लॉज को डिस्कस किए और एक लिमिटेशन को डिस्कस किए। अब हम लोग एक काम करते हैं, फोर्थ लॉ को डिस्कस करेंगे। फोर्थ लॉ है बेटा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस और इक्विवेलेंट। ठीक है, तो थोड़ा सा एक चीज और आपको नोट करना है, इस लॉ को दिया किसने, लिख लीजिएगा दिस लॉ वाज गिवन बाय, मैं भूल गया लिखने के लिए, यहाँ नोट करिएगा, लिख लीजिएगा किसी के नीचे, दिस लॉ वाज given by रिचर। थोड़ा स्पेलिंग सही लिखिएगा, स्पेलिंग में भी देख लो रिचर का। ये रिचर अच्छे से नोट करिएगा। पहले तो बेटा ऐसे देखिए, यस ऐसे दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग जो है थर्ड लॉ तक डिस्कस कर लिए। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का हमने थर्ड लॉ डिस्कस किया और एक लिमिटेशन को भी डिस्कस किया जो लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का था या लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का था, जिसको साइंटिस्ट जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। उस लॉ को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया और उसकी लिमिटेशन को भी हमने आज डिस्कस कर लिया और थर्ड लॉ को भी हमने डिस्कस किया। अब हम लोग फोर्थ लॉ को डिस्कस करेंगे। फोर्थ लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, अथवा इसका एक नाम और है बेटा जिसको कहते हैं, आप लोग यहाँ नोट कर लीजिएगा, एक नाम और है इसका, आप अच्छे से नोट करिएगा। दूसरा नाम है इक्विवेलेंट प्रोपोर्शंस। ये नोट कर लीजिएगा। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। पहले आप फोर्थ नंबर करिए, फोर्थ नंबर पे हेडिंग नोट करेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। क्या फोर्थ लॉ है? फोर्थ लॉ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का फोर्थ लॉ क्या है? तो आप बताएंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, या इसको कहीं कहीं एक नाम से और हम लोग जानते हैं, उसे कहते हैं इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन को ही हम एक नाम से और जानते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन को साइंटिस्ट किसने दिया? रिचर ने दिया। क्या नाम उनका? रिचर। स्पेलिंग ध्यान से नोट कर लीजिएगा भाई। तो लिखिएगा नीचे, दिस लॉ वाज पुट फॉरवर्ड बाय रिचर। दिस लॉ वाज पुट फॉरवर्ड बाय साइंटिस्ट रिचर।
or you can write this law was put forward by chemist Richter. ओके, तो आगे आप नोट करेंगे या ऐसे सिंपल वर्ड में नोट कर सकते हो, दिस लॉ वाज गिवन बाय रिचर. ओके, तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन को किसने दिया? रिचर ने दिया. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट रिचर के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है? टू एलिमेंट्स ए एंड बी. सपोज करिए कोई कंपाउंड है, उसमें दो एलिमेंट हैं, एक ए और एक बी. ठीक है, वही कह रहा है टू एलिमेंट्स ए एंड बी वुड कंबाइन in the same ratio of masses or in simple multiple ratio of masses in which they separately combine with a fixed mass of the third element C. ठीक है, फिर से देखिए डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट रिचर. क्या पहले आप ऊपर से देखेंगे, हेडिंग लिखेंगे लॉज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और ब्रैकेट में लिखिएगा इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन. आगे लिखेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन अथवा इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन को किसने दिया? साइंटिस्ट रिचर ने दिया. तो लिखेंगे दिस लॉ वाज गिवन बाय रिचर और यू कैन राइट दिस लॉ वाज पुट फॉरवर्ड बाय रिचर. अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट रिचर, टू एलिमेंट्स ए एंड बी वुड कंबाइन इन द सेम रेशियो ऑफ मासेस और इन द सिंपल मल्टीपल रेशियो ऑफ मासेस एंड व्हिच they separately combine with a fixed mass of the third element C. तो आप अच्छे से पहले से आप इसको थोड़ा सा भी कम समझ पाएंगे बेटा. पहले आप इनके अकॉर्डिंग जो रूल है इनका आप उसको नोट कर लीजिए, इनका स्टेटमेंट नोट करिए. इसके बाद मैं आपको बढ़िया एग्जांपल लूंगा और उस एग्जांपल को मैं क्वेश्चन के माध्यम से मैं ले रहा हूँ. ठीक है, उस एग्जांपल को हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से मैं लूंगा और तब आपको एग्जाम्पल भी समझ में आ जाएगा और इसी तरह से एक क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो आप पहले इनके स्टेटमेंट को नोट करें और वीडियो को पॉज करें, नोट करें, तब मैं एग्जाम्पल नोट करता हूं. जल्दी से आप नोट करें. तो बच्चों आपने वीडियो को पॉज कर लिया. अब हम लोग एग्जाम्पल को नोट करेंगे. आप लोग जल्दी से अच्छे तरीके से एग्जाम्पल को अच्छे से नोट कर लो. इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल को समझाता हूं, आप जल्दी से नोट करेंगे. लेकिन मैं नोट करने से पहले मैं आपको समझा रहा हूं. एक आप ग्राफ बनाइए जैसे कि मैंने बना रखा है. मैं आपको समझा दे रहा हूं, फिर से मैं बना दे रहा हूं. आप अच्छे से देख लीजिए, तब ज़्यादा समझ में आ जाएगा. चलिए ठीक है, ऐसे आप भी बनाइए मेरी तरह एकदम एग्जैक्ट ऐसे, क्योंकि ग्राफ से ये फिगर समझ में आना चाहिए. ठीक है, सपोज करिए मैं एक एलिमेंट कार्बन ले रहा हूँ, दूसरा एलिमेंट मैं ऑक्सीजन टेकअप कर रहा हूँ. ठीक है, एक एलिमेंट हमने क्या लिया? कार्बन, दूसरा हमने लिया ऑक्सीजन, तीसरा हमने लिया हाइड्रोजन. देखिएगा कार्बन बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बना रहा है. तो यहाँ रेशियो, मोल रेशियो दिखा दीजिए, सॉरी इनका मास रेशियो दिखा दीजिए. कार्बन का मास कितना होगा? 12 रेशियो, और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16, और O2 है तो 16 इंटू कितना हो जाएगा? 2. भाई 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है तो उसका मास है बेटा 16. O2 होगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 32 नहीं हो जाएगा? तो यहाँ O2 का हो जाएगा 32. सिंप्लीफाई अगर आप करेंगे तो हो जाएगा 4 से सिंप्लीफाई कर दीजिए दोनों साइड में. 4 3 जा 12, 4 8 जा, ये हो गया. चलिए अब दूसरे में देखिएगा, हाइड्रोजन बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना सकता है. वाटर बनाया तो इनका रेशियो कैसा हो जाएगा? तो हो जाएगा, देखिएगा 1 हाइड्रोजन का मास बेटा 1 होता है. 1 हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 होता है. तो यहाँ H2 है तो 1 से 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2 रेशियो 16. सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा बेटा 1 रेशियो 8. ठीक है, अगला कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके सपोज करिए CH4 बना रहा है. क्या बना रहा है? CH4 मेथेन बना रहा है. तो इनका मास रेशियो हो जाएगा बेटा 12 कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई है तो होगा 4. और सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा कितना हो जाएगा? देखिएगा 4 से कैंसिल कर दीजिए, 4 3 जा 12, 3 रेशियो 1. तो ये मैं फिगर बना दिया. अब इसी को मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ, देख लीजिए अच्छे से, फिगर समझ में आ गया होगा. अब यहाँ देखिएगा क्या है, कह रहा है बेटा इन CH4 में, CH4 वाले कंडीशन में देखिएगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके CH4 बना रहा है. तो CH4 जो बना रहा है तो उसके केस में हम CH4 के केस में पहले देखते हैं. ठीक है, इन CH4 के केस में 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद, अब देखिएगा बेटा मैं यहाँ ऊपर समझा रहा हूँ, CH4 के केस में 1 ग्राम हाइड्रोजन का निकालिए. 1 ग्राम हाइड्रोजन
रिएक्ट 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद CH4 में 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है कितने ग्राम कार्बन से। एक कार्बन का मास कितना हो जाएगा बेटा, जल्दी से देखिए। 1 ग्राम का हाइड्रोजन का निकाल रहे हो तो कार्बन का मास हो गया 12, अपान करिए बचा हुआ कितना है यहाँ पे देखिए जल्दी से भाई, यहाँ कितना बचा टोटल हाइड्रोजन बताइए। अच्छा फिर से देखिए मैं बता रहा हूँ, CH4 के केस में देखना है तो 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, ये दोनों का रेशियो कर देंगे, मास रेशियो तो हो जाएगा कार्बन 1 ग्राम के लिए कार्बन का मास 12 और टोटल हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास हो गया 14, एक हाइड्रोजन का मास 1 तो 4 हाइड्रोजन का मास, देखिए एक हाइड्रोजन का मास बेटा 1 है तो 4 हाइड्रोजन का 1 × 4 = 4, इसका मतलब हुआ कि यहाँ 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो फिर समझिए इन केस ऑफ CH4 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, इन दोनों के मास के रेशियो कर दीजिए, 1 ग्राम हाइड्रोजन निकल आएगा तो कार्बन का मास हुआ 12 और 1 हाइड्रोजन का मास 1, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई है 4 होगा तो 12/4 हो गया तो 1 ग्राम हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 3 ग्राम ऑफ कार्बन। इट मीन्स ये हुआ बेटा इन केस ऑफ CH4 के केस में 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करता है 3 ग्राम ऑफ कार्बन से, 3 ग्राम ऑफ कार्बन से, जो कि मैंने नोट किया है। इन केस ऑफ CH4 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद 12/4, इट मींस 3 ग्राम ऑफ कार्बन। ओके, ऐसे ही हम निकाल लेते हैं वाटर वाले में। चलिए वाटर वाले में देख लेते हैं हम लोग अच्छे से, वाटर वाले में अच्छे से देख लेते हैं। H2O में देख लो बेटा, H2O में हम क्या करेंगे, चलिए देखिए 1 ग्राम हाइड्रोजन, इसमें भी 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है कितने ग्राम ऑक्सीजन से, कैसे करेंगे भाई, हाइड्रोजन का मास कितना है जल्दी बता दीजिए, हाइड्रोजन का मास कितना, या ऐसे दिखाइए आप, हाइड्रोजन नहीं ऑक्सीजन का पहले दिखाइए। तो ऑक्सीजन 1 ग्राम ऑक्सीजन का मास कितना है, जिसका निकालना हो उसको नीचे दिखाना है। जैसे हाइड्रोजन का निकालना है ना, तो जिसको निकालना हो उसको डिवाइड करना है, उसी के मास से, टोटल के मास से डिवाइड कर दो। बात समझिए फिर से, मैं आपको बता रहा हूं बार बार, यहाँ समझिए। जैसे मैं CH4 का निकाल रहा था तो 1 ग्राम हाइड्रोजन का निकाला तो 1 ग्राम हाइड्रोजन का मास नीचे, ठीक है, और कार्बन का मास ऊपर। ऐसे वाटर में हम फिर हाइड्रोजन का ही निकाल रहे हैं तो फिर हाइड्रोजन का मास नीचे, ऑक्सीजन का मास ऊपर, ये ध्यान देना है। तो बेटा 1 ग्राम आप इसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट, 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करता है कितने ग्राम ऑक्सीजन से। तो भाई ऑक्सीजन का मास पहले नोट करिए 16 और 1 हाइड्रोजन का मास 1, लेकिन 2 हाइड्रोजन है बाई 2, तो कितना हो गया सिंप्लीफाई करने पर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये ध्यान दीजिएगा 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करता है 16/2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसका मतलब 16/2 मतलब 8 ग्राम, 16/2 मतलब कितना हुआ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अच्छे समझिए। तो बेटा इन केस ऑफ वाटर के केस में 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा 16/2, इट मींस 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो ये मैंने नोट किया इन केस ऑफ वाटर 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद 16/2, इट मींस 8 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा एक चीज और, दोनों कंपाउंड में एक चीज देखिए, क्या देखना हमको आपको है, दोनों में हाइड्रोजन का मास, जैसे 1 ग्राम मैंने टेकअप किया तो ये दोनों कांस्टेंट हुए, ठीक है, क्या हुए कांस्टेंट हुए। भाई 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है 3 ग्राम कार्बन से, फिर 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है 8 ग्राम ऑक्सीजन से, तो दोनों में हाइड्रोजन का मास तो कांस्टेंट दिख रहा है ना। अब यहाँ पे देखिएगा अगले में कह रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन का मास, कार्बन ऑक्सीजन का मास जो है ये रेशियो, कार्बन ऑक्सीजन के मास का रेशियो अगर हम निकालें तो वो थर्ड एलिमेंट हाइड्रोजन के मास के रेशियो बराबर हो जाएगा, यही कह रहा है। देखिएगा फिर से, और वैसे भी इसमें जैसे कि मैं आपको बताया अभी डेफिनेशन भी था कि 2 एलिमेंट A and B would combine in the same ratio of the masses or in simple multiple ratio of masses in which they separately combine with the fixed mass of the third element C, ठीक है। वो जो है आपका थर्ड एलिमेंट C के बारे में बताने के लिए आप एक काम करेंगे, देखिए हाइड्रोजन 1 ग्राम दोनों के लिए निकाला गया था, हाइड्रोजन का कांस्टेंट दिख रहा है, इन दोनों का मास का रेशियो, तो द मास ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन विच कंबाइन, दोनों का मास का रेशियो कंबाइन, दोनों का मास का रेशियो क्या करिए नोट करिए आप, विद अ कांस्टेंट मास
1 ग्राम ऑफ थर्ड एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन। कहने का सेंस ये है बेटा, कह रहा है कि हाइड्रोजन का मास जो है कांस्टेंट है, दिख रहा है। कह रहा है कि यहाँ पे मास ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन का मास क्या करिए, विच कंबाइन विद अ कांस्टेंट मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ थर्ड एलिमेंट हाइड्रोजन आर इन द रेशियो। ठीक है, तो रेशियो कैसे दिखा देंगे दोनों का भाई? देखिए 1 ग्राम हाइड्रोजन का रेशियो भी कितना निकला था, 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करता है 3 ग्राम कार्बन से, और 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करता है 8 ग्राम ऑक्सीजन से। तो 1 तो दोनों कांस्टेंट है। यहाँ पे रेशियो निकालेंगे तो इसका रेशियो 3, इसका रेशियो कितना होगा 8, 3 रेशियो 8, जो कि हाइड्रोजन जो है 1 ग्राम ऑफ थर्ड एलिमेंट हाइड्रोजन के जो है 1 ग्राम ऑफ थर्ड एलिमेंट हाइड्रोजन के जो है ये दोनों का रेशियो 1 ग्राम ऑफ थर्ड एलिमेंट एच आर इन द रेशियो ऑफ 3:8। और ये दोनों रेशियो किसके हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, अच्छे से समझिए, धीरे धीरे समझिएगा। वीडियो को 2 बार वॉच करिएगा, 2 बार देखिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल है, थोड़ा समझने की नीड है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है। और नेक्स्ट जो पढ़ाऊँगा मैं, नेक्स्ट लास्ट 5th गै-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वैल्यूम, जिसका नाम है पूरा नाम है गै-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वैल्यूम। तो गै-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वैल्यूम को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए। ओके, बेस्ट ऑफ द लक फॉर ऑल ऑफ यू।